हेलो नमस्कार, दिस इज निशांत। कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के डे 7 में आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये जो थीम है ये काफ़ी रिकरिंग थीम है और रिसेंटली आस्क्ड भी है। हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में करते क्या है, बेसिकली हम एक दिन में 10 क्वेश्चंस करते हैं। इन 10 क्वेश्चंस की क्वेश्चन पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पे दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। आपके पास आधे घंटे का समय होता है, आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट के बाद जो मार्क्स आए हैं, जहां गलती हुई है उसको मार्क करें, अपने पास कहीं एक रिकॉर्ड बना के रखें और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन कंप्लीट वीडियो आप देखें ताकि इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ आंसर नहीं, उसके सराउंडिंग पेरिफेरल फैक्ट्स जो भी हो सकते हैं हम कोशिश करते हैं कम समय में आपको बताने की। और आज का जो 10 क्वेश्चन है, बेसिकली हम लोग जो भी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, है ना, जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है या फिर मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर है या फिर डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है ना, लॉ ऑफिसर है, इन सब के क्वेश्चंस को हम कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में इंक्लूड कर रहे हैं। लॉजिक ये है कि जो बेसिक जो थीम होता है, जहां पे कमीशन फोकस करता है पूछने का, वो कॉमन रहता है। भले क्वेश्चन के टेक्स्ट चेंज हो जाए, क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज हो जाए, क्वेश्चन का जो बेस सब्जेक्ट मैटर है वो चेंज हो जाए, लेकिन थीम रिमेन्स सेम। थीम रिमेन्स सेम। तो इस कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इन थीम्स को रिवाइज करते रहें, है ना। जो भी बताया जाता है आप उसको अटेम्प्ट करें, आप उसके डिटेल सॉल्यूशन यहां से देखें। जो भी आपको कहा जाता है कि आप इसका आंसर दें, तो आप उसी समय रुक के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, है ना। उससे क्या होता है, आपका इंगेजमेंट बढ़ता है, हमारा भी इंगेजमेंट इस तरह से आपके साथ एलिवेट करते हैं हम चीजों को कि आप तक हमारी इंफॉर्मेशन जो है पहुंच रही है, आप उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कमेंट से, है ना। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि उसके बेसिस पे हम काफी फीडबैक को लेकर अपने चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। तो चलो, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मंदसौर प्रशस्ति से है। तो देखोगे बीपीएससी में सवाल जो है प्रशस्ति और इंस्क्रिप्शन से काफी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें मंदसौर प्रशस्ति के बारे में पूछा गया है, तो आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा जा सकता है, आपको मेहरौली इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है, अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी रिडली मिलते हैं और ये पूछा भी गया है रिसेंटली एग्जाम में। तो देखो, अब यह पूछा है कि मंदसौर प्रशस्ति जो है किस रूलर के डिटेल के बारे में बात करता है। तो कोई भी प्रशस्ति है, कौन बनवाता था, कोई भी रूलर होता था, उस रूलर के जो कोटियर थे उसमें से कोई एक क्या है वो प्रशस्ति को लिखता था, महाराजा का जो है ना गुणगान करता था, महाराजा ने ये किया वो किया, है ना। तो ये मंदसौर प्रशस्ति किसके बारे में लिखा गया है? तो मंदसौर प्रशस्ति आप देखोगे ऑप्शन में तो सिर्फ यहां गुप्ता एम्पायर है, गुप्ता रूलर्स हैं, है ना, गुप्ता रूलर्स हैं। लेकिन मंदसौर प्रशस्ति में और भी रूलर्स आते हैं। तो मंदसौर प्रशस्ति में और भी जो रूलर्स आते हैं, अगर वो ऑप्शन में रहता और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं रहता, तो आप क्या कंसीडर करते हैं? इसीलिए इसके बेस पे जाना जरूरी होता है, इसके अंदर की चीजों को पढ़ना जरूरी होता है कि मंदसौर प्रशस्ति से रिलेटेड और क्या पढ़ा जा सकता है। तो देखो, मंदसौर प्रशस्ति जो है कहां पे? ये एमपी में है। कहां है? मध्य प्रदेश में है ना। इसमें बेसिकली चर्चा की गई है कि जो एक मिहिर कुल है ना, किसका? हुन राजा है ना, हुन डायनेस्टी जो थी उसके राजा हैं मिहिरकुल। मिहिरकुल पे अटैक करते हैं यशोधर्मन, है ना, मालवा किंग है। यशोधर्मन अटैक करते हैं मिहिरकुल पे और जीत जाते हैं। इसकी जानकारी दी गई है किसमें? मंदसौर प्रशस्ति में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मालवा किंग यशोधर्मन है, उनकी जीत मिहिरकुल पे कौन से प्रशस्ति में बताई गई है? तो यह आंसर हो जाएगा मंदौर प्रशस्ति में बताई गई है। दूसरा, लिखा कौन है इसको? इसको लिखा है वत्सा भट्ट, वत्स भट्ट, है ना, वत्स भट्ट ने इसको लिखा है। कब लिखा है? कुमार गुप्त के टाइम पे लिखा है। किसके टाइम पे लिखा? कुमार गुप्त के टाइम पे लिखा। प्रशस्ति क्या होता था? कोई भी राजा अपने बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से बनवाते थे कि हमने क्या अच्छा काम किया, मेरे क्या है ना गुड पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं। तो कुमार गुप्त के समय में बना, वत्स भट्ट ने बनाया, तो कुमार गुप्त के बारे में ही होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का कुमार गुप्त होगा। तो क्या कुमार गुप्त के बारे में आप क्या जानते हैं? कुमार गुप्त कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी कौन थे? उनके पिताजी से चंद्रगुप्त टू। उनकी माताजी कौन थी? ध्रुवा देवी। मतलब चंद्रगुप्त टू और ध्रुवा देवी के पुत्र थे। ये कोई मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि हमेशा आपको कंफ्यूजन होता है ना। चंद्रगुप्त 1 थे, उसके बाद कौन आए? समुद्रगुप्त आए, उसके बाद कौन आए? चंद्रगुप्त 2 आए, उसके बाद कौन आए? कुमार गुप्त आए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त 2 और ध्रुवा देवी के पुत्र कौन थे? कुमार गुप्त थे। इनका भी बहुत सारा नाम है ना। महाराजा धीराज, परम भत्रक, परम अद्वैत, महेंद्रादित्य,
नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने का जो जिम्मा जो कहें तो एक क्रेडिट जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कुमार गुप्त ने ली थी। कुमार गुप्त का नाम बहुत पॉपुलर है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी प्रोबेबल है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में काफी चीजें चल रही हैं। आप कमेंट करेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अभी जो वाइस चांसलर हैं वो कौन है। नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? बेसिकली देखेगा तो ये इकोनॉमिक्स के जो है ना काफी ज्ञाता हैं, तो उनका नाम आपको यहां कमेंट करना है, ठीक है। ये जो मंदसौर प्रशस्ति है इसमें कुमार गुप्त के बारे में एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई थी। उसमें यह लिखा हुआ था कि कुमार गुप्त इज रीनिंग ओवर द होल अर्थ, यानी कुमार गुप्त पृथ्वीयम प्रशस्ति है ना, पूरे पृथ्वी पर राज कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि राजा हमेशा अपने बारे में बड़ी बड़ी चीजें लिखवाते थे, तो कुमार गुप्त ऐसा चीज अपने मंदसौर इंस्क्रिप्शन में लिखवाते हैं। इसके अलावा और हमको क्या जानना जरूरी है, तो अब देखो तुम हमेशा गुप्ता एम्पायर से, गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शंस हैं बहुत पूछे जाते हैं। तो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। जो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रगुप्त टू के टाइम का है, उसमें चंद्रगुप्त टू के बारे में लिखा हुआ है। जो इलाहाबाद पिलर प्रशस्ति है, या जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, इसमें किसकी चर्चा है? इसमें समुद्रगुप्त की चर्चा है। दोनों कौन से एम्पायर से बिलोंग करते हैं, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब देखो एक है नासिक इंस्क्रिप्शन आता है। नासिक इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है? सतवाहना के गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, उनके बारे में कहां लिखा गया है? नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। फिर देखो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन देखते हो, कौन बनाया था उसको? रुद्रदमन बनाया था, जो सत्रप थे है ना, वेस्टर्न सत्रप, उनके टाइम पे। इस जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में बहुत सारे लोगों के बारे में बातें लिखी गई हैं, है ना। इसमें सुदर्शन लेक की भी चर्चा है। फिर देखोगे मंदसौर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है? अब देखो यशोधर्मन जीतता है मिहिरकुल पे, है ना। तो ये चीज कहां मेंशन्ड है? मंदसौर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। जहां भी इंस्क्रिप्शन दिखे, जहां भी आपको प्रशस्ति वगैरह दिखे, उसको कहीं लिख लो और बार बार पढ़ो, बहुत प्रोबेबल है चांसेस उसके पूछे जाने के। अगला सवाल जो है फिजिक्स से है, क्वेश्चन है फ्रिक्शन से रिलेटेड, है ना। तो फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन चलने में सहायक नहीं होता है, नॉट यूजफुल इन वॉकिंग, और लुब्रिकेंट्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। एक एक करके देखते हैं। फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस करते हो आप? अब जैसे देखो दीवार में चूना लगा हुआ है, तो उस पेंट करने से पहले क्या करते हैं? उसको सैंड पेपर से हटाते हैं। जो आप सैंड पेपर यूज करते हैं, जो आप सैंड पेपर यूज करते हैं, वो सैंड पेपर है क्या? दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ फ्रिक्शन। कहां? जो सैंड पेपर है ना, और वॉल है उसके बीच में, ताकि उस फ्रिक्शन से वो बाहर निकल आए। जब आप उसको ऐसे करेंगे तो देखेंगे वहां हीट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो हीट जो प्रोड्यूस होता है बेसिकली इसलिए क्योंकि दो इरेगुलर सरफेस है, दो इरेगुलर सरफेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो यहां हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये हीट यहां प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, ऑफ कोर्स, है ना। क्योंकि आप जब बैग कोई है उसमें व्हील नहीं लगा हुआ है, उसको आप आगे खींचोगे, क्या होता है? आपको देखोगे बहुत ताकत लगानी पड़ती है। उसमें व्हील लगा देते हो तो क्या होता है? आराम से खींचा जाता है। तो अगर उसमें व्हील नहीं है तो ताकत लगाना पड़ रहा है। तो ताकत क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। अब आगे देखेंगे, इतना डिटेल जरूरत नहीं है अभी। फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल इन वॉकिंग। अब ये बताओ, जब आप चलते हो, पैर रखते हो जमीन पे, है ना, एक पैर आपने जमीन पे रखा और एक पैर आप आगे फिर बढ़ाए, तो ये इस पैर से क्या करते हो? जमीन को आप इधर पुश करते हो। तो जमीन को जब आप इधर पुश करते हो तो आपका जहां कांटेक्ट बन रहा है जमीन से, वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। वही फ्रिक्शन तो आपको फिसलने से रोक रहा है ना। तो जब बारिश हो जाती है या जब फिसलन सरफेस हो जाता है तो क्या होता है? आप पैर फिसलता है। क्यों? क्योंकि वहां का फ्रिक्शन एकदम कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन चाहिए। तो ये जो फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल इन वॉकिंग, ये तो गलत हो गया। जैसे ही ये गलत हुआ, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? जैसे ही गलत हुआ तो कौन सा थर्ड ऑप्शन गलत है? तो देखो थर्ड ऑप्शन कहां है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर तुम्हारा पहले से 1 to 4 आ गया, एक ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से अप्रोच करना चाहिए। लुब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑफ कोर्स, है ना। देखोगे बड़े बड़े गियर बॉक्स में क्या करते हैं हम लोग, हैं, उसका मोबिल डालते हैं, गाड़ी में मोबिल डालते हैं, या फिर देखो ग्रीजिंग करते हैं हम लोग। ग्रीजिंग क्यों करते हैं?
फ्रिक्शन कम करने के लिए, है ना, लुब्रिकेंट बनाने के लिए। लेकिन क्या फ्रिक्शन बेकार चीज है, एकदम खराब चीज है? नहीं, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, है ना। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड इस तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं कि फ्रिक्शन कहां फायदेमंद है, कहां खराब है। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, है ना। तो इसको आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं फ्रिक्शन के, वो जरूर आप तर्कस से रिवाइज कर लीजिए। अगला सवाल बायोलॉजी से सवाल है कि विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। अगर डीएनए की बात करो तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये चारों जो बेसेस हैं वो आरएनए में है, डीएनए में है। क्या आरएनए में कौन सा चीज मिसिंग है, डीएनए में क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। बायोलॉजी में इससे रिलेटेड सवाल पूछता है, बेसिकली डिस्कवरी रिलेटेड। तो डीएनए के बारे में पहली बार किसने बताया था? डीएनए के बारे में पहली बार बताया था एक स्विस केमिस्ट थे, फ्रीडरिच मिस्चर। फ्रीडरिच मिस्चर, इन्होंने डीएनए के बारे में पहली बार चर्चा की थी। लर्ने मत लगना कमेंट बॉक्स में कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ढूंढ लेना, कहीं भी ढूंढना है। तो ये फ्रीडरिच मिस्चर थे जिन्होंने डीएनए के बारे में पहली बार बताया था। अब डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर है, आरएनए का ऐसा सिंगल स्ट्रैंड होगा, ये डबल स्ट्रैंड होगा, ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जो सवाल पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी बात किसने कही थी? तो वो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कही थी। अब चलो आ जाते हैं डीएनए आरएनए पे। डीएनए आरएनए जो है ये क्या करता है? डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम होता है हमारे शरीर में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। तो ये जो है ये यूनिक होता है इंडिविजुअल्स का। आप लोग सुने होंगे कि जीन बैंक बनाया जा रहा है ना, या कभी सुने होंगे कि उसकी जीन एडिटिंग कर दी गई, कोई एक बीमारी ठीक कर दी गई। तो ये सब जो है ये बेस पेयर्स होते हैं। इसमें 4 बेसेस हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडिनाइन और थाइमिन। ये चारों पेयर जो हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, पेयर बना के रहते हैं। कैसे? तो देखो, गुआनिन साइटोसिन के साथ है, सी जी है, जी सी है ना, टी ए है, ए टी है। ये जो पेयर अलग अलग है यही डिफरेंशिएट करता है एक इंडिविजुअल को दूसरे से कि पेयर कैसा है, जी इधर है या जी इधर है, किसके बाद कौन सा है। तो यही यूनिकनेस बनाता है दो इंडिविजुअल्स में। तो ये जो पेयर बना रहा है कौन किसके साथ बना रहा है? तो देखोगे तो एडिनाइन थाइमिन के साथ बना रहा है पेयर। साइटोसिन जो है ये पेयर बना रहा है गुआनिन के साथ। 2 इंफॉर्मेशन मिली ना। एडिनाइन किसके साथ बना रहा है? थाइमाइन के साथ। साइटोसिन बना रहा है गुआनिन के साथ। अब आ जाओ आरएनए पे, तो आरएनए यहां पे सिंगल स्ट्रैंड दिखाया गया है, कहीं कहीं आपको डबल स्ट्रैंड भी मिलेगा, बट मोस्टली ऑफन जो है ये सिंगल स्ट्रैंड में मिलता है। तो आरएनए में देखोगे तो साइटोसिन है, गुआनिन है, एडिनाइन है, और यहां जो है एक यूरासिल है। मतलब यहां जो बेस पेयर बनेगा वो साइटोसिन गुआनिन का तो बनेगा, लेकिन यहां पे एडिनाइन और यूरासिल का बनेगा, ऐसा कुछ रहेगा, है ना। ठीक है, तो यही डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस है। तो हमारा विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यूरासिल, क्योंकि यूरासिल यहां पे है लेकिन यूरासिल डीएनए में नहीं है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CO2 when passed in excess in lime water turns colorless। देखो ये सवाल जो है ये बीपीएससी के बिल्कुल एक ऐसा थीम्स है जो हमेशा सवाल पूछता है। ये CaO से चालू करता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। कभी पूछ लेगा क्विक लाइम क्या है, कभी पूछ लेगा क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बनाने में कौन सा गैस रिलीज होता है। अब क्या पूछा कि स्लेक्ड लाइम से जो बाइकार्बोनेट बनेगा, है ना, या स्लेक्ड लाइम में अगर हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए तो क्या बनेगा। अगली बार ये पूछ सकता है कि स्लेक्ड लाइम से बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा CO2 पास करके, राइट। तो इस तरह का सवाल इवॉल्व कर रहा है बीपीएससी। तो हम लोग समझेंगे ये थीम एक्चुअली है क्या, कैसा सवाल बनता है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि जो क्विक लाइम की बात हम लोग कर रहे थे, CaO जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है CaOH होल ट्वाइस,
जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, है ना, स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम। ये कैसे बना? तो ये क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन जब हम कराए तो वो बना। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, इसको फिर हम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऐसा समझो ना कि घर में पुताई के लिए जो चूना लाते हैं उसको पहले हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो बबल्स निकलते हैं, एफर्वेसेंस निकलता है, वहां से जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वॉल में पेंट करते हैं। जब वॉल में पेंट करते हैं तो देखोगे वॉल आउटर सरफेस में है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है ना, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या होता है, ये जो CaOH होल ट्वाइस है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां बना था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। इस स्लेक्ड लाइम को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब उसको रिएक्ट कराया गया, या एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर निकलता है उसमें। ठीक है, ये जो मिल्की अपीयरेंस हो रहा है, ये जो मिल्की अपीयरेंस हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ये इनसॉल्युबल है, ये एज अ प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठा हुआ रहता है। अब हमारे पास ये जो CaCO3 बच गया सेकेंड साइकिल का, उसको वापस से सवाल यही पूछ रहा है कि ये जो आपके पास CaCO3 है, लाइम वाटर टर्न्स कलरलेस अगेन। तो लाइम वाटर ये जो बना, क्यों? इसका कलर क्या हो रहा है, मिल्की वाइट हो रहा है। क्यों? इसमें मिल्की वाइट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये लाइम वाटर है। तो ये लाइम वाटर जो है, इसके साथ हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, है ना, और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये सॉल्युबल होता है। तो यहां सवाल देखो, जब आंसर देखोगे इसमें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके साथ ही तो CO2 और H2O का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन है ही नहीं, कहां से आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कहां से आ जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आंसर हो जाएगा। अगर तुमको कुछ नहीं भी मालूम रहता इस क्वेश्चन में तो इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे? देखो, लाइम वाटर पूछ रहा है ना, और CO2 है, तो यहां कहीं भी कॉपर की बात नहीं है, यहां कहीं भी क्लोराइड की बात नहीं है। जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में होगा। तो तुम 50-50 तो ऐसे ही निकाल लिया ना। अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट इस स्टेज तक पहुंचो, क्योंकि क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा इंट्यूशन अगर काम कर जाए तो क्वेश्चन सही हो सकता है। अब समझो कि ये क्वेश्चन तुमको अटपटा लग रहा होगा, CO2 एक्सेस में पास कर रहे हैं। पहले तुमने क्या पढ़ा था कि CO2 को एक बार पास करा रहे हैं स्लेक्ड लाइम से, तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता था, ये आपको पता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो बनता था, जो इंफॉर्मेशन हमको पहले से पता है उससे, तो नया तो यही बचा ना, तो इसको मार के आ जाएंगे। इस तरह से एक अप्रोच हो सकता है आपका, ये श्योर शॉट नहीं होता है, कॉशन रखना है इसमें, लेकिन इस तरह से जरूर कोशिश करनी है अटेम्प्ट करने की, है ना, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी हीरा टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, है ना, इसी हीरा टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ। ये टेस्ट देखोगे ना काफी पॉपुलर रहता है। बेसिकली ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, उसकी टेस्टिंग की जाती है। जहां भी फिजिकल होता है, जहां भी मेडिकल होता है, देखोगे SSB वगैरह में ये काफी चीजें होती हैं। तो एक कलर विजन टेस्ट के लिए होता है। कैसे होता है? तो इस तरह का कुछ आपको दिखाया जाएगा। जैसे ये देखो, इसमें 2 लिखा हुआ है ना, इसमें बताओ क्या लिखा हुआ है। तो ये जिसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसको सारा कलर सेम दिखेगा इसमें, है ना। इसमें शायद 74 लिखा हुआ है, आप देख लेना। तो ये जो इसी हारा प्लेट है, तो इसी हारा टेस्ट इसी को बोलते हैं, किसको? कलर ब्लाइंडनेस को ये टेस्ट करता है। तो इसी हारा टेस्ट को इन्वेंट करने वाले, फाइंड करने वाले कौन थे? एक जापानीज ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर शिनेबु इशिहारा, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट एरिया, पास और प्लेस। कौन सा पास कौन से स्टेट में है? तो यहां भी देखो ना, थोड़ा सा ट्रिक आजमा सकते हैं। ये तो रटने वाली चीज है, खैर थोड़ा सा अप्रोच देखते हैं इसमें। आपको देखो 4 पता है। एक रोहतांग पास थोड़ा लग रहा है, जहां से नदी वदी भी निकलती है, जाना पहचाना लग रहा है ना, घूमने फिरने की भी जगह है। हिमाचल प्रदेश हुआ है इसका। तो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, आपको सिर्फ एक पता है इसमें। तो आपने B को 3 से कर दिया, B का 3 यहां है, B का 3 यहां है, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। आपके पास 2 ऑप्शन बच गया। तो 50-50 तो यहां भी मिल रहा है हमको, है ना। तो BPSC हमेशा 50-50 देती है। आपको आंसर उसमें से ढूंढना अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा इंट्यूशन यूज करो इसमें। अब देखो हमको इसमें क्या ढूंढना है।
ए ऑप्शन देखना है क्या? नीति पास देखना ही नहीं है, क्योंकि दोनों में 4 है। हमको पता है कि नीति पास जो है उत्तराखंड है ना, तो ये उत्तराखंड से कनेक्ट हो गया, ये भी खत्म हो गया आपके पास, ये भी खत्म हो गया आपके पास। अब क्या बचा आपके पास? सी लाखा पानी अरुणाचल प्रदेश होगा या फिर लद्दाख होगा, कुंजरे पास जो है लद्दाख होगा या अरुणाचल प्रदेश होगा, है ना। तो यहां पे आपकी नॉलेज टेस्टिंग हो सकती है, आपका फैक्ट कितना आपने याद किया उसकी टेस्टिंग हो सकती है। एक बार हम नजर फेर लेते हैं कहां पे कौन से पासेज हैं। विथ ड्यू क्रेडिट टू जिन्होंने ये क्रिएट किया है, मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, इसलिए जिन्होंने ये क्रिएट किया उनको क्रेडिट जाता है इसको बनाने का, ये मेरा क्रिएशन नहीं है। अब देखो ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहां पे खारदुंगला पास, बुर्जिल पास, जोजिला पास, पीर पंजल पास, बनिहाल पास, कुंजरेब पास, अघिल पास, है ना। अब उतना टाइम नहीं है जो मैं बता पाऊं आपको एक एक करके। चांगला पास, है ना, इतने इंपॉर्टेंट यहां से हो गए इस एरिया से। अब देखो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, रोहतांग पास, बारालाचा, सिपकिला, देवसा छोड़ो, सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग, सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग। अब ये देखो उत्तराखंड वाला, मुलिंगला, माना पास, नीति पास, लिपुलेख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेपाल के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है इसमें डिस्प्यूट में, ठीक है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, यहां पे देखो दिहांग पास, लेखा पानी, बॉमडिला, है ना, दिप्पू, इतने पासेस इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, हमको जानना था कुंजरेब के बारे में या लाखा पानी पास के बारे में, है ना। तो देखो लाखा पानी हमने देखा था, लाखा पानी यहां पे है ना, तो लाखा पानी यहां पे है, तो ये अरुणाचल, या तो ये आपको पता होना था या कुंजरेब पास जो लद्दाख में है ये पता होना था आपको, है ना। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये शायद आपको कराया भी गया होगा, मुझे ये क्वेश्चन दिखा अच्छा लगा, है ना, क्योंकि एक बेसिक सवाल है लेकिन इससे एक नॉर्मल कंसेप्ट आगे इवॉल्व करके पूछा जा सकता है। सवाल पूछ रहा है कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो अपरेंट वेट क्या होगा बॉडी का? बॉडी का अपरेंट वेट क्या होगा? आपको यह समझना होगा कि आपको जो एक्चुअल वेट है और यहां पे जो अपरेंट वेट की चर्चा हो रही है, वो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, एक्चुअल और अपरेंट। अभी जैसे आप लिफ्ट पे खड़े हो, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टिल है, यहां एक वेइंग स्केल रख दिया, आप इस पे खड़े हो गए, तो आपका जो वजन है नीचे m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g है, ऊपर क्या है आप पे नॉर्मल लगता है यहां पे, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो वेइंग मशीन है, जो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन जो वेट शो करेगा वो कौन सा वेट शो करेगा? ये वेट शो करेगा mg। तो ये mg यानी कि नीचे जो फोर्स लग रहा है वही वेट दिखाएगा। अब सपोज लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन में नीचे आ रही है, हम मान लेते हैं ऊपर जा रही है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन कैसा है? ऊपर की दिशा में है। तो जब लिफ्ट मूव कर रही है तब आपका वेट अगर जानने की कोशिश करें तो ये तो एरर दिखाएगा, क्योंकि ये तो अपना इफेक्टिव वेट नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपका वेट वही दिखाता है जो आप उस पर प्रेशर कर रहे हो, है ना, आप उस पर जो पुश कर रहे हो। ये जो mg वाला चीज है वो जितना उस वजन वाले मशीन पे पुश होगा यही वो वजन दिखाएगा। तो जब लिफ्ट मूव कर रही है तब ये कंसिडरेबल वजन वो वेइंग मशीन नहीं दिखा पाता है। तो उसके लिए आप एक सिचुएशन समझो, वर्चुअली सोचो ऐसा कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो कोई फोर्स ऐसा लगेगा जरूर जिसको लगाने पे लिफ्ट रुक जाए। मान लेते हैं हमने लिफ्ट रोक दिया, अब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, हमने ए एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लगा के इसको रोक दिया, यानी कि mg तो यहां था, अब साथ में हमने ma भी कर दिया। समझ में आया? लिफ्ट ऊपर जा रही थी, हमको यह देखना था कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तब वजन क्या है। तो हमको डायनेमिक सिचुएशन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, हमने क्या किया, एक सिचुएशन क्रिएट किया, कहा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। एक काम करो, लिफ्ट को रोक दो और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए लगा दो, क्योंकि हमको लिफ्ट रोकना है, हमको वजन देखना है। तो ये जो नीचे की तरफ हमने लगाया, इसकी वजह से एक नीचे फोर्स लगेगा m इंटू ए। तो अल्टीमेटली जो फाइनल वेट है वेइंग मशीन पे कितना हो जाएगा? mg तो पहले से था और साथ में ma हो जाएगा, तो m इंटू
जी प्लस ए क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिव वेट हो जाएगा। यानी कि आपका वेट क्या हो रहा है, आपका वेट तो इंक्रीज हो रहा है जब ऊपर जा रहा है। तो सिमिलर केस में आप समझो कि अगर लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही हो, अगर लिफ्ट नीचे आ रही हो ए एक्सेलरेशन से, तो हमारा कैलकुलेशन फिर से गड़बड़ होगा। हम उसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक फोर्स लगाएंगे ताकि लिफ्ट को हम रोक दें। जब हम लिफ्ट को रोकने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर एक एक्सेलरेशन दे रहे हैं ए का। इस एक्सेलरेशन की वजह से जो वेइंग मशीन पे नीचे mg लग रहा था, इस पे एक इफेक्टिव फोर्स ma ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि हमने लिफ्ट को रोका है सही कैलकुलेशन के लिए। तो ये ma ये mg इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू m, g तो ऑलरेडी लग रहा है नीचे की तरफ और a ऊपर है, डायरेक्शन अपोजिट है, g माइनस a। यानी कि देखोगे जो वेट दिखेगा है ना, पहले क्या था mg था, अब वेट क्या हो जाएगा m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। यानी कि ये जो वेट है W1 जो है, ये W1 इज लेस देन W। यानी कि जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो वेट क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा। नीचे आ रही होगी किससे, कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए उसमें। वही अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो है ना, तो उसका वेट क्या होगा, वेट जो है वो इंक्रीज होगा। सिंपल फंडा है। हम लोग ट्रेन वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, जब ट्रेन जा रही है किसी का रिलेटिव, तो हमको ट्रेन को रोक देते हैं, रोकने के बाद जितना स्पीड से रोकते हैं उस स्पीड को माइनस कर देते हैं सामने वाले में। तो हमारा, क्योंकि यहां सारा कंसेप्ट जो है वो रिलेटिव का है, रिलेटिव कंसेप्ट है। तुम एक जगह बैठ के ही देख सकते हो एक बार में एक चीज, तो उसको देखने के लिए जो मूविंग पार्ट है उसको रोक दो, जो रोको जितना से रोका उसका एग्जिस्टिंग में माइनस या प्लस कर दो, बस तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं कि रियल वेट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है, छोटा जी जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो आपका रियल वेट जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जो अपरेंट वेट है, मतलब ऐसा वेट जो डिपेंड करेगा जिस मोड पे हैं आप, या जो आपका व्हीकल है, तो वो उसके लिफ्ट के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है आपका वेट डिक्रीज होगा, जब एक्सेलरेशन अपवर्ड है आपका वेट इंक्रीज होगा, है ना। जब कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, याद रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या होगा, आपका अपरेंट वेट जो है वो रियल वेट के बराबर हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो यहां पे ये चारों ऑप्शन दे सकता है आपको, है ना, यही चारों ऑप्शन दे सकता है क्वेश्चन में, ताकि आप बता सको। तो क्वेश्चन क्या था, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, है ना, जब नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो हमने क्या देखा था, जब नीचे जा रहा हो तो अपरेंट वेट डिक्रीजेस, hence you got the right answer। अगला क्वेश्चन फिर फिजिक्स का है, when iron needle is kept on water gently then it swims, है ना। जब हम आयरन निडल को रखते हैं, ये बीकर है, इसमें पानी हमने रखा और यहां पे हमने क्या किया, एक छोटा सा निडल रख दिया, सुई रख दी, तो ये क्या डूबेगा, नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है, तो समझो इस बीकर में हमने जैसे यहां पे निडल रखा, तो इस निडल पे बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे। इस निडल का जो अपना वेट है उसके कारण m इंटू जी लगेगा, फिर इस पे नॉर्मल तो नॉर्मली लग रहा है। अब जैसे ही हमने कोई चीज पानी में रखा, क्या होगा, उसका सरफेस चारों तरफ जो है, दो तीन कंडीशन होती है शुरू से समझो। अगर उस कंपोनेंट की जो हमने पानी में रखा उसका डेंसिटी ज्यादा है पानी के डेंसिटी से, क्या होगा, ये डूब जाएगा। अग्री करते हो, छोटा सा लोहा का टुकड़ा या सिक्का ले लो, डालो, डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से। अगर डेंसिटी कम है पानी से, क्या होगा, फ्लोट हो जाएगा। सेम वजन का अगर कॉइन, निडल के वजन का ही कॉइन अगर डाल दो तो वो डूब जाएगा, लेकिन निडल जो है वो फ्लोट कर रहा है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि एक टर्म होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है सरफेस टेंशन। जब आप निडल रखते हो यहां पे, तो इसके सरफेस के कारण इसके चारों तरफ जो है वाटर अपना घेरा बनाता है, और ये घेरा जो वाटर बनाता है ना, ये एक इस पे पुलिंग फोर्स लगाता है ना। पुलिंग फोर्स मतलब एक इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो अल्टीमेटली जो है इसको लिफ्ट करता है ये फोर्स। ऐसा कुछ होता है कि जैसे निडल रखा जाता है पानी में, तो पानी का जो इंटरनल फोर्स है, जिसमें दो तरह के फोर्स आपने पढ़े होंगे इसमें, एडहेसिव
और कोहेसिव, है ना। एडेसिव और कोहेसिव आपने पढ़ा होगा। तो इसके अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स अपना फोर्स लगाते हैं, उसके कारण एक लिफ्ट जनरेट होता है जो इसको फ्लोट करके रखता है। टू बी सिंपल टर्म्स में ऐसा समझ लो। तो ये सारा चीज जो है किसकी वजह से हो रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। दो तरह के फोर्सेस की हमने बात की। सरफेस टेंशन की में दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कोहेसिव, एक एडेसिव। जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स में लगे उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। यही एग्जांपल किसका है कि जब आप ग्लास में पानी लो, अगर ऐसा हो रहा है सरफेस, है ना, या फिर ऐसा हो रहा है सरफेस, तो यहां पे क्या हो रहा है इस सिचुएशन में कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है वो बहुत ज्यादा है ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल से। तो क्या होगा? आपस में क्लंप बनता रहता है और जमा हो जाता है। यहां पे देखोगे तो क्या होता है कि ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल या जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उसके बीच का फोर्स जो है वो ज्यादा है बजाय उस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के। तो उससे क्या होता है, यानी कि कोहेसिव फोर्स इज लेसर देन द एडहेसिव फोर्स इस केस में, इसलिए ऐसा शेप बनता है। तो यहां से भी सवाल बनता है कि कनकेव शेप बना रहा है, कन्वेक्स शेप बना रहा है, तो बताओ एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है? इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग गॉट पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025, है ना। इसका आंसर है ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी जो थे, जो मारुति सुजुकी उसके सीईओ रहे थे, इनको पद्म विभूषण दिया गया है ना। अब देखो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार के अभी तक कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया जा चुका है? तो टोटल 3 लोगों को अभी तक पद्म विभूषण दिया गया है। श्रीमती शारदा सिन्हा जी, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक और ये सैयद फजल अली हैं। ये वही फजल अली हैं जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया था 1956 का, तो 53 में जो कमेटी बनी थी, फजल अली, पन्नीकर साहब और कुंजरू, ये तीनों को मिला के एक कमेटी बनी थी। उसके जो फिर स्टेट रिकॉग्निशन के लिए इन्होंने काफी रिकमेंडेशंस दिए थे, वही फजल अली बिहार के ही हैं। पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिला, बहुत पहले मिला था, अभी नहीं, ये लगता है 1956 का ही है इनका, है ना। इनका 2024 का है और इनका तो रिसेंट ही है। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न भी अभी तक बिहार से 3 लोगों को मिला है। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है द कॉमन टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। आज का सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है ना, जानबूझ के लिया गया है ऐसा। तो एक कॉमन टेस्ट जो प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता हो। जितने भी सवाल हैं सबका आंसर आपको याद होना चाहिए, सबके पीछे कुछ कुछ कंसेप्ट जो भी बताए गए आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल रिसेंटली आस्क्ड है ये क्वेश्चन, देख के आपको लग रहा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली है और पूछा जा सकता है। तो ब्यूरेट टेस्ट, कैनिजारो टेस्ट, 2N-DNP टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, है ना, इसके बारे में जान लो। थोड़ा फैक्ट ही है कि जब ब्यूरेट टेस्ट होता है, ये केमिकल टेस्ट जो कि प्रोटीन के प्रेजेंस को बताता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूरेट टेस्ट होगा। फिर एक कैनिजारो टेस्ट होता है जिसको एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन यूज टू डिटेक्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। और लास्ट वाला जो मोलिसिस टेस्ट है, ये जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोलिसिस टेस्ट याद रखो, ब्यूरेट टेस्ट याद रखो। ब्यूरेट किसके लिए है? प्रोटीन के लिए है। मोलिस टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए, है ना। तो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में आज इतना ही। अभी तक आपके 70 क्वेश्चंस तो यहीं करा दिए गए हैं। उन 70 क्वेश्चंस के अराउंडिंग पेरिफेरल टॉपिक्स देखें तो अराउंड 100 टॉपिक से प्लस हो गया आपका। हम लोग यही होप कर रहे हैं कि जो जो टॉपिक बताया गया आपको वापस जाके आप रिवाइज कर रहे हैं, एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट्स लास्ट रिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। अगर करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है ना। बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होना शुरू हो जाएगा आजकल में, है ना। तो कंप्लीट एक आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, दैट इज कॉस्टिंग ओनली 349 रुपीज़। मिलते हैं अगले कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में। बाय बाय।